इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 11 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और अब तो आपको इसमें फ्री क्विज भी अवेलेबल हो चुके हैं हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, तो इन्हें भी आप ट्राई कर सकते हैं। और जिनके पास भी हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान है उनके लिए कैटेगरी वाइज क्विज हम प्रोवाइड करा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज क्विज कौन कौन से उपलब्ध हैं: स्कीम्स, एमओयू, समिट, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, बुक एंड ऑथर, डिफेंस, अपॉइंटमेंट, ओबिचुरी और भी कई सारी कैटेगरीज में यहाँ पर आपको एमसीक्यूज जो है कराए जाते हैं, जिनकी प्रैक्टिस से आप अपने करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छे कर सकते हैं। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर फर्स्ट कमेंट में भी हम इसको पिन कर देंगे। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ एसबीआई? एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस देख लेते हैं: रजनीश कुमार, प्रदीप चौधरी, दिनेश कुमार खारा या फिर अरुंधति भट्टाचार्य। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चंस यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which ministry celebrates the 6th पोषण पखवाड़ा from 9th to 23rd March 2024? कौन सा मंत्रालय 9 से 23 मार्च 2024 तक छठा पोषण पखवाड़ा मना रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आपको जानना चाहिए 9 से 23 मार्च 2024 के बीच मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा 6th पोषण पखवाड़ा सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किस मिनिस्ट्री द्वारा। आपको जानना चाहिए जो ये एक्टिविटीज़ हैं इस पोषण पखवाड़ा में, ये कुछ थीम्स पर आधारित रहेंगी, जैसे पोषण भी, पढ़ाई भी, ट्रेडिशन एंड लोकल डाइटरी प्रैक्टिसेस, फोकस्ड सेंसिटाइजेशन अराउंड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड IYCF यानी कि इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस। आपको ये जानना चाहिए कि हर साल पोषण पखवाड़ा ये मार्च के महीने में मनाया जाता है, 15 दिन तक चलता है। और इसी तरह से राष्ट्रीय पोषण माह भी मनाया जाता है सितंबर के महीने में। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, पोषण पखवाड़ा मार्च में और राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर में। वहीं आपको जानना चाहिए कि 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान लॉन्च किया गया था। इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनोग्रेटेड? भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, पटना। आपको जानना चाहिए जो इंडिया का फर्स्ट सेंटर है जो इंडेंजर्ड गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन है उनके कंजर्वेशन से संबंधित, वो हाल ही में पटना में ओपन हुआ है। इसका नाम है नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने इसको इनोग्रेट किया है। आपको जानना चाहिए जो गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन है इंडिया की नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में इसको प्रोटेक्ट किया गया है। साथ ही इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी इसको दी गई है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के द्वारा। आपको ये भी जानना चाहिए कि गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन वन ऑफ द 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन स्पीसीज इन द वर्ल्ड में से है, यानी कि वर्ल्ड में जो 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन स्पीसीज पाई जाती है उनमें से एक है गैंगेटिक डॉल्फिन। बाकी की जो 3 है वो यांगचे रिवर चाइना में, यहाँ तो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है, इंडस रिवर पाकिस्तान और अमेजोन रिवर साउथ अमेरिका में पाई जाती है। आपको ये भी जानना चाहिए कि डॉल्फिन ये इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल में पाई जाती है, ब्लाइंड होती है, ठीक है, और अपना रास्ता या फिर अपना शिकार खोजने के लिए इको लोकेशन का यूज़ करती है। इकोलोकेशन मतलब ये जो साउंड छोड़ती है वो इको होकर इनके पास वापस लौटती है, तो उससे इन्हें पता चल जाता है कि रास्ता किधर है या फिर कोई रुकावट है आगे या फिर कोई शिकार है, ठीक है। अच्छा, आपको बता दें सबसे ज़्यादा जो डॉल्फिन है ऑलमोस्ट हाफ
पूरे देश में जितनी है उससे हाफ जो है बिहार में ही है, ठीक है। और डॉल्फिन्स को टर्बुलेंट वाटर काफ़ी पसंद होता है, जहाँ पर इनफ फिश मिल सके इनके लिए। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, मार्च 10। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस ये 10 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 में इसका थीम रहेगा विमेन इन जस्टिस, विमेन फॉर जस्टिस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सेला टनल प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सेला सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन डी है, अरुणाचल प्रदेश। आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में विकसित भारत विकसित नॉर्थ ईस्ट प्रोग्राम को जो है लॉन्च किया, और इसी दौरान इन्होंने सेला टनल प्रोजेक्ट भी राष्ट्र को समर्पित की। सेला टनल की अगर हम बात करें, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO द्वारा बनाई गई है। इसको 13,000 फीट की एल्टीट्यूड पर ये तेजपुर आसाम को तवांग, जो कि वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में है, इससे कनेक्ट करता है। सेला टनल को ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से बनाया गया है। आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 2880 मेगावाट का दिबांग मल्टीपर्पज़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि NHPC लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है, लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में, इसकी भी आधारशिला रखी है। 278 मीटर्स हाई डैम है, और ये हाईएस्ट RCC डैम रहने वाला है वर्ल्ड का, यानी कि रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट डैम रहने वाला है पूरे वर्ल्ड में। हाउ मेनी इंडियन एयर फोर्स यूनिट्स वर ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड एंड कलर्स एट एयरफोर्स स्टेशन इन हिंडन, उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के हिंडन में वायुसेना स्टेशन पर कितनी भारतीय वायुसेना इकाइयों को राष्ट्रीय ध्वज और पताका से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 4। देखिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट्स कलर दिए हैं 2 फाइटर्स स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन एयरफोर्स, एंड प्रेसिडेंट्स कलर दिए हैं 2 फॉर्मेशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स। कहाँ पर हुआ ये समारोह? एयरफोर्स स्टेशन हिंडन, उत्तर प्रदेश में। तो ऐसा पहली बार है जब प्रेसिडेंट्स कलर और प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड ये दोनों एक साथ दिए गए हैं। अमूमन क्या होता है कि पिछले 25 सालों से क्या होता आ रहा है कि अलग अलग सेरेमनीज ही होती हैं। तो 2 फाइटर्स स्क्वाड्रंस जो है इंडियन एयरफोर्स के, उन्हें प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड दिया गया है, प्रेसिडेंट फ्लैग दिया गया है। इसमें है नंबर 45 फ्लाइंग डैगर्स, जो कि फर्स्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन है इंडियन एयरफोर्स की, और दूसरा है नंबर 221 स्क्वाड्रन वैलियंट्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें 11 बेस रिपेयर डिपो और 509 सिग्नल यूनिट, इन्हें प्रेसिडेंट्स कलर दिया गया है। प्रेसिडेंट आप सभी जानते हैं जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी सुप्रीम कमांडर होते हैं या होती हैं। पनामा हैज़ बिकम द 97th मेंबर कंट्री ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? पनामा हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का 97वां सदस्य देश बना है? सही आंसर ऑप्शन बी है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISC। तो पनामा हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 97वां मेंबर नेशन बना है, 97th मेंबर नेशन बना है, ऑफिशियली रेटिफाई कर दिया है। आपको बता दें जो ISA है ये, इसमें 120 से ज़्यादा सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं। ज़्यादातर वे कंट्रीज है जो सनशाइन कंट्रीज़ है, यानी कि या तो कम्प्लीटली या फिर पार्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो है लाई करती हैं। तो अब यहाँ से एक स्टेटमेंट क्वेश्चन भी बन जाता है, तो क्या जो टॉपिक्स में लाई नहीं करती क्या वो इसका मेंबर सदस्य नहीं बन सकती? तो ऐसा नहीं है। जो कंट्रीज़ हैं जो टॉपिक्स में नहीं है वो भी इसकी मेंबर कंट्रीज़ बन सकती हैं, और हर बेनिफिट उन्हें मिलता है एक्सेप्ट वोटिंग राइट्स उन्हें नहीं मिलते हैं। और ISA आप सभी जानते हैं इंडिया और फ्रांस के जॉइंट एफर्ट से इसको लॉन्च किया गया। हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम हरियाणा में है। डॉक्टर अजय माथुर डायरेक्टर जनरल है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। वेयर इज़ द एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इनोग्रेटेड? कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, न्यू दिल्ली। आपको जानना चाहिए कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर अर्जुन मुंडा, इन्होंने कृषि भवन नई दिल्ली में एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को जो है इनोग्रेट किया है टू एम्पावर द फार्मर्स ऑफ द कंट्री बाय इक्विपिंग देम विद इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड फैसिलिटीज। The objective of this new initiative is to provide farmers the information about the reality of the farm and also to find out what are the real challenges in the agriculture sector. In Space Technical Center inaugurated in which city? In Space
तकनीकी केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, अहमदाबाद। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इन स्पेस टेक्निकल सेंटर को इनोग्रेट किया है। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर यानी कि इन स्पेस का हेडक्वार्टर्स जो भोपाल एरिया अहमदाबाद में है, इस जगह पर। भोपाल एरिया, भोपाल, भोपाल नहीं, भोपाल तो मध्य प्रदेश में, भोपाल एरिया ऑफ अहमदाबाद। इन स्पेस टेक्निकल सेंटर आपको बता दें ये रॉकेट्स को डेवलप करने में हेल्प करेगा, सैटेलाइट्स तो करेगा ही। इसरो के चीफ एस सोमनाथ है, आप सभी जानते हैं। विच कंट्री रिसीव्ड मिजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड फॉर एग्जाम्पलरी एफर्ट्स इन मिजल्स एंड रूबेला डिसीज प्रिवेंशन? खसरा और रूबेला रोग की रोकथाम में अनुकरणीय प्रयासों के लिए किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है? सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। आपको जानना चाहिए कि हमारे देश यानी कि इंडिया के जो टायरलेस एफर्ट्स रहे हैं मिजल्स एंड रूबेला को से लड़ने के लिए, इसी वजह से इंडिया को जो है प्रेस्टिजियस मिजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड दिया गया है मिजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप के द्वारा। कहाँ पर? अमेरिकन रेड क्रॉस हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन डीसी यूएसए में। आपको जानना चाहिए जो मिजल्स एंड रूबेला है ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं, और एमआर वैक्सीन जो है ये इंडिया का जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है 2017 से ही इसका भी हिस्सा है। वेयर डिड द सी डिफेंडर्स 24 एक्सरसाइज कल्मिनेट बिटवीन इंडिया एंड द यूएस? भारत और अमेरिका के बीच सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास कहाँ समाप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। देखिए मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज, इसका नाम सी डिफेंडर्स 2024 है। ये इंडियन कोस्ट गार्ड एंड यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड के बीच में हाल ही में संपन्न हुआ है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। और इस एक्सरसाइज के दौरान इंडियन कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर एंड डोनियर एयरक्राफ्ट इन्होंने सर्च एंड रेस्क्यू एंड पोल्यूशन रिस्पॉन्स डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर किया है। यूएस की ओर से यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का जो कोस्ट गार्ड कटर है बेर्थोल्फ, ये भी यहाँ पर पहुँचा था। यूनियन मिनिस्टर आर के सिंह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बरेठी सोलर पावर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने किस राज्य में बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मध्य प्रदेश। देखिए यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड न्यू एनर्जी आर के सिंह और यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इन्होंने मध्य प्रदेश में एनटीपीसी के बरेठी सोलर पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। 630 मेगावाट का ये सोलर प्रोजेक्ट जो है 3200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से बन रहा है, और जब पूरा बन जाएगा ये तो 3 लाख से ज़्यादा घरों को जो है बिजली प्रोवाइड कराएगा। विच फिनटेक यूनिकॉर्न रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड एन एआई चैटबॉट फॉर पेमेंट्स एंड पेरोल मैनेजमेंट नेम्ड रे? हाल ही में किस फिनटेक यूनिकॉर्न ने भुगतान और पेरोल प्रबंधन के लिए रे नामक एआई चैटबॉट पेश किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, रेजर पे। देखिए फिनटेक यूनिकॉर्न रेजर पे, इसने एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया है पेमेंट्स के लिए और पेरोल मैनेजमेंट के लिए, इसका नाम है रे, RAY। कुछ और इसी तरह के फाइनेंस से संबंधित न्यूज़ देख लेते हैं। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी कि कोटक लाइफ ने कोटक गेन नाम का एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग प्लान जो है अनवील किया है। इंडिया का जो सर्विस सेक्टर ग्रोथ मोमेंटम है वो ईज हुआ थोड़ा फरवरी में, लेकिन जो है रोबस्ट बना हुआ है, मजबूत बना हुआ है, ठीक है। और HSBC इंडिया सर्विस बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स जो भारत का है वो 60.6 पर पहुंच गया फरवरी में, जबकि जनवरी में 61.8 था। तो अगर 50 है या 50 से ज़्यादा है तो इसका मतलब एक्सपेंड हो रहा है। रेटिंग एजेंसी क्राइसिल ने इंडिया आउटलुक रिपोर्ट में ये कहा है कि जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ है अगले फाइनेंशियल ईयर में फिजिकल 25 में ये 6.8% रहेगी, ठीक है। पहले इन्होंने 6.4% बताया था। साथ ही आपको जानना है कि एसेंचर जो कंपनी है इन्होंने यूडासिटी इसे एक्वायर कर लिया है, जो कि कैलिफोर्निया बेस्ड एडटेक प्लेटफॉर्म है। और साथ ही एक्सेंचर ने अपना एक अप स्किलिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है, लर्न वेंटेज। The Department of Empowerment of Persons with Disabilities signed an MOU with which agency to improve support for individuals with speech and hearing disabilities? दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने बोलने और सुनने में विकलांग व्यक्तियों के समर्थन में सुधार के लिए किस एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, साइनेबल कम्युनिकेशंस। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है साइनेबल कम्युनिकेशंस के साथ, ठीक है। तो ये उन सभी के लिए है जो भी इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी से जो है ग्रसित है, मतलब डिसेबल है, दिव्यांगजन है, सुनने में दिक्कत है या फिर बोलने में दिक्कत है।
आपको पता है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, यानी कि सेम जो ऊपर वाली न्यूज़ है हाँ, वही नीचे वाली न्यूज़ से मेल खाती है, तो एक साथ मैंने इसको कवर कर दिया है। इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ। द MOU एम्ड एट इक्विपिंग PWDs यानी कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ विद द नेसेसरी स्किल्स फॉर वेरियस जॉब रोल्स विद इन द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। विच गोल्फर हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर बॉब जोन्स अवार्ड 2024? किस गोल्फर को बॉब जोन्स पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, टाइगर वुड्स। देखिए जो टाइगर वुड्स है इनका नाम है एल्ड्रिक टोंट वुड्स, तो टाइगर बीच में लग जाता है ऐसे ही, एल्ड्रिक टोंट टाइगर वुड्स। इन्हें बॉब जोन्स अवार्ड के लिए चुना गया है, जो गोल्फ के लिए इनकी स्पोर्ट्समैनशिप रही है, जो कमिटमेंट रहा है उसको देखते हुए। बॉब जोन्स अवार्ड हाईएस्ट ऑनर है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन द्वारा किसी भी पर्सन को दिया जाता है जो गोल्फ में जिसने काफ़ी अच्छा जो है प्रयास किया हो या फिर कमिटमेंट दिखाई हो, बॉबी जोन्स के रिस्पेक्ट में दिया जाता है। तमस सुलियोक हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तमस सुलियोक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन इसका रहेगा हंगरी। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, इसमें ऑप्शन गलत हो गया, दिमाग में फिनलैंड ही चल रहा था। देखिए जो हंगरी की पार्लियामेंट है उसने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट चीफ तमस सुलियोक इन्हें कंट्री का नेक्स्ट प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। ठीक है, इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट थी कैटरीन नोवाक, इन्होंने अपना रिजिग्नेशन दे दिया है। अब देखिए जब मैं एक बार में PPT पढ़ने के बाद तब रिकॉर्ड करता हूँ, पहले पढ़ता हूँ कि अच्छे से आपको डिलीवर कर सकूँ, पर उस वक्त जो है ये चीज़ें सामने नहीं आती, ऐसा कई टाइम हो भी गया है, जो पुराने छात्र उन्हें पता होगा, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। ऑप्शंस में यहाँ पर हंगरी मैं लिखना भूल गया, कोई नहीं, मैं PDF में सही कर दूँगा इसको। ठीक है, अच्छा, जो कैटरीन नोवाक जो थी, जो इनसे पहले प्रेसिडेंट रही, उन्हें हटा दिया गया प्रेसिडेंट पोस्ट से। ठीक है, क्योंकि जो एक व्यक्ति था जो कन्विक्ट था सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए, चिल्ड्रन के सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए, ठीक है, तो उसको जो पार्डन दी गई उसमें इन कैटरीन नोवाक का हाथ रहा, तो इसलिए जो है उन्हें अपना इस्तीफ़ा देना पड़ा। ठीक है, अच्छा, और देखिए यहाँ पर तो सही लिखा है, हंगरी है, हंगरी कैपिटल बुडापेस्ट है, प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन है और करेंसी है फोरिंट। ठीक है, तो वो फिनलैंड माइंड में पता नहीं कहाँ से आ गया, जो फिनलैंड मैं लिखता चला गया यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा। What age limit has been set for senior citizens to opt for postal ballots in the upcoming Lok Sabha and State Assembly elections? आगामी लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र का विकल्प चुनने के लिए क्या आयु सीमा निर्धारित की गई है? सही आंसर ऑप्शन डी है 85 ईयर्स। देखिए जो अपकमिंग लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शंस हैं, इनके लिए जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो 85 साल या इससे ज़्यादा की उम्र के हैं, वही पोस्टल बैलेट्स का यूज़ कर पाएंगे। इससे पहले अब तक जो है 80 साल या उससे ऊपर के लोग कर पाते थे, तो अब गवर्नमेंट ने अमेंड किए हैं रूल को और 85 कर दी है एज लिमिट। तो यूनियन लॉ मिनिस्ट्री ने सेक्शन 27A ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल 1961 को अमेंड किया है, कुछ चेंजेस किए हैं। जो सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन है जो पोस्टल बैलेट को यूज़ कर सकते हैं वो चेंज की है। तो पहले 80 साल था, अब 85 साल से ऊपर कर दिया है। हाल ही में आपने जाना भी होगा कि इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने रिज़ाइन कर दिया है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनका जो रेजिग्नेशन है उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो इस तरह से अब जो इलेक्शन कमीशन में केवल एक ही व्यक्ति है जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। जो अरुण गोयल थे 2022 में नियुक्त किए गए थे इस पोस्ट पर। तो ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ अनबन इनमें रही, ठीक है, इनके साथ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसलिए किया है, हालांकि ये कंफर्म नहीं है क्योंकि इनका कार्यकाल अभी 2027 तक रहने वाला था। Which company announced the inclusion of Indian bonds in the emerging market local currency government index? किस कंपनी ने उभरती बाजार स्थानीय मुद्रा सरकारी सूचकांक में भारतीय बॉन्ड को शामिल करने की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन बी है ब्लूमबर्ग। देखिए JP मॉर्गन चेस ने कुछ टाइम पहले अनाउंस किया था, सेम अनाउंसमेंट ब्लूमबर्ग ने किया है। इन्होंने कहा है हम इंडियन बॉन्ड्स को जो ब्लूमबर्ग इमर्जिंग मार्केट लोकल करेंसी गवर्नमेंट इंडेक्स है इसमें इंक्लूड करेंगे। जो भी इससे रिलेटेड इंटीजर्स है उनको उसमें भी इंक्लूड करेंगे 31 जनवरी 2025 से। द इंक्लूजन ऑफ इंडिया फुली एक्सेसिबल रूट बॉन्ड्स इन द ब्लूमबर्ग EM
indices will happen in phased manner, spread over a 10-month period. Inclusion of domestic bonds to global indices will help bring in dollar inflows into India and ensure stable financing of the current account gap of the country. इसमें क्या है कि जो भी फॉरेनर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो अब इस माध्यम से इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, भारत में जो डॉलर वगैरह है, ठीक है, तो वो भारत में आएगा। अच्छा, ये भी आपको जानना चाहिए, जो फुली एक्सेसिबल रूट है ये एक सेपरेट चैनल है जो आरबीआई द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, जो नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में उनके लिए। तो 1 अप्रैल 2020 को ये लॉन्च किया गया था। जो भी फॉरेनर्स जो GSEC गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए। विच कंट्री हैज़ बिकम द न्यू मेंबर ऑफ द मिलिट्री अलायंस NATO? कौन सा देश सैन्य गठबंधन NATO का नया सदस्य बन गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, स्वीडन। देखिए, स्वीडन ऑफिशियली 32nd मेंबर बन गया है NATO का। जो भी पूरा प्रोसेस था, एक्सेशन प्रोसेस, उसको इसने पूर्ण कर लिया है, ठीक है, पूरा कर लिया है, माफ़ कीजिएगा। और इससे पहले हमने देखा था कि 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड भी जो है 31वां मेंबर बना था NATO का। NATO की अगर हम बात करते हैं, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको इस्टेब्लिश किया गया था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसे वॉशिंगटन ट्रीटी भी कहते हैं, जो कि 4 अप्रैल 1949 को साइन की गई थी। तो ये कई बार पूछा जाता है कि किस ट्रीटी से के द्वारा ये इस्टेब्लिश हुआ था NATO, तो सही आंसर होगा वॉशिंगटन ट्रीटी, ठीक है। तो सोवियत आर्मीज़ का जो है काफ़ी प्रभाव था सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप पर, तो उसी को काउंटरवेट करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। इसका हेडक्वार्टर्स ब्रसेल्स बेल्जियम में। सेक्रेटरी जनरल NATO के हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अच्छा, इसमें एक आर्टिकल 5 कई बार चर्चा में रहता है। आर्टिकल 5 ये कहता है कि NATO में कोई भी एलाई है या फिर कोई भी कंट्री है जो NATO की मेंबर है, यदि कोई अटैक उन पर होता है, कोई आर्म्ड अटैक होता है, तो बाकी की जो मेंबर्स हैं तो वो जो है मिलकर उसका सामना करेंगे, उनको इस तरह से लेंगे कि वो अटैक उन्हीं पर हुआ है, ठीक है। तो एक जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है साथी कंट्री को सेव करने से संबंधित। पहली बार NATO ने जो है आर्टिकल 5 को इन्वोक किया था, तो ये है 2001 में, ठीक है। सितंबर 11 अटैक जो हुआ था ओसामा बिन लादेन द्वारा, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क सिटी और पेंटागन का जो कुछ हिस्सा है वाशिंगटन DC, इसको उड़ा दिया गया था, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये लॉन्च किया गया था NATO द्वारा आर्टिकल 5। तो सब कंट्रीज़ ने यहाँ पर मिलकर फिर अपना ऑपरेशन शुरू किया। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। वेयर इज शंकराचार्य हिल, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। वेयर इज श्री उज्जैनी महाकाली टेम्पल, सिकंदराबाद तेलंगाना। Who inaugurated Lighthouse Photo Exhibition in New Delhi? Union Minister Sarbananda Sonowal. Which city will host World Athletics Championships in 2027? Beijing, China. Who addressed the first convocation of Central Sanskrit University in New Delhi? President of India Draupadi Murmu. Union Minister Anurag Singh Thakur inaugurated Sansad Khel Mahakumbh 3.0 at which place? Luhnow Cricket ग्राउंड इन बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। आप में से कई एस्पिरेंट्स से बिल्कुल सही आंसर क्या है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। विच यूनिवर्सिटी इंप्लीमेंट्स नमस्ते स्कीम? हंगुल इज द स्टेट बर्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? किस स्टेट की स्टेट बर्ड है हंगुल? द नेशनल क्रिएटर अवार्ड रिसेंटली वॉज प्रोवाइडेड अक्रॉस हाउ मेनी कैटेगरीज? विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द लॉन्च ऑफ द इंदिरा अम्मा हाउसिंग स्कीम? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइज नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर इन विच सिटी? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रोवाइड कराइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।